प्राणी पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। कोई भी प्राणी को कष्ट ना हो, कोई भी मानव दुख का भागीदार नहीं बने, यह परिकल्पना हमारे शास्त्रों में की गई है। आइए, आपका मित्रों, आप सभी का मैं अभिनंदन है। आज चर्चा करते हैं जातीय जनगणना। अभी अभी बिहार से जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए। बिहार की जातीय जनगणना में लगभग 64% पिछड़ा वर्ग की गणना के आंकड़े कहे गए हैं। तो जातीय जनगणना की आवश्यकता क्यों पड़ी? शासन तो पिछड़े वर्ग का ही लंबे समय से है। यदि हम बिहार की राजनीति के परिदृश्य में जाएंगे और 1950 से जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद के कालखंड की गणना करेंगे तो लगभग 41 वर्ष से भी अधिक का कार्यकाल पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्रियों के द्वारा उनने प्रतिनिधित्व किया है। कर्पूरी ठाकुर काफ़ी लंबे समय मुख्यमंत्री रहे, वो नाई वर्ग से आते थे। फिर लालू प्रसाद जी यादव को भी 2 कार्यकाल मिले, काफ़ी लंबे समय में उन्होंने शासन किया। फिर राबड़ी देवी जी ने किया। फिर नीतीश कुमार का कार्यकाल बहुत लंबा चला। नीतीश कुमार को स्वच्छ प्रशासन देने और विकास पुरुष के रूप में पहचाना गया। बीजेपी के सहयोग से उन्होंने शासन किया। अब बीच में क्या कारण है कि उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ के आरजेडी का साथ ले लिया? ये राजनीतिक विषय है, ये मेरा विषय नहीं है। परंतु ये जातिगत गणना और जातिगत विभेद उत्पन्न करने की आवश्यकता कहाँ पड़ी जब शासन पिछड़े वर्ग का है, सब कुछ पिछड़े वर्ग के हाथ में है, तो प्रतिनिधित्व तो उन्हीं के हाथ में है। देखिए ना, आप 42-43 साल शासन कर रहे हैं तो 50% से ज़्यादा शासन तो आप ही ने किया है। तो इसमें सबको समान अवसर उपलब्ध कराने की अवधारणा का संविधान में मंतव्य मिलता है। तो सभी को यह सोचना चाहिए, सभी को समान रूप से। यदि मतलब 42-43 साल यदि पिछड़े वर्ग ने मुख्यमंत्री रहे हैं तो अगला यदि जातीय जनगणना की बात करते हैं तो चलिए आप अगला जो है अगड़े वर्ग से मिलना चाहिए। अगला मुख्यमंत्री जो भी बने वहाँ से अगड़े वर्ग से बनना चाहिए, क्योंकि आप ही बात कर रहे हैं। मतदाता कभी इन चीज़ों में नहीं पड़ता। मतदाता विकास की बात सोचता है। मतदाता सोचता है कि हमारा नेता अच्छे से प्रतिनिधित्व कौन करेगा, कौन सुशासन देगा। तो नीतीश कुमार को सुशासन के नाम से जाना जाता था। नीतीश कुमार को इतनी छोटी सोच के लिए कभी नहीं पहचाना गया है। अब नीतीश कुमार तो सिर्फ मात्र 3.5 या 3-3.5% के लगभग लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वो तो सबसे कम आबादी वाले लोग हैं। तो वो आगे तो हो सकता है कि अब वो चुनाव जीतने की स्थिति में भी ना रहें, संभव है। यदि जातिगत बात हो कि सिर्फ उनको उन्हीं के समाज के लोग वोट देंगे तो ऐसे में किसी का जीतना हारना संभव नहीं है, क्योंकि सभी मतदाता समग्र रूप से एक दूसरे को चुनते हैं। सभी लोगों को सभी का अधिकार है वोट देने का। कोई जाति विशेष का व्यक्ति यदि चाहे तो वह चुनाव जीतना सिर्फ उस जाति के आधार पर संभव नहीं है। हमारी सामाजिक संरचना कुछ ऐसी है कि सभी को साथ लेके चलने की परिकल्पना की गई है। हमारे शास्त्रों में भी जब किसी काम को करते हैं हम तो सभी का, नाई का अपना महत्व है, धोबिन का अपना महत्व है, बसोर का अपना महत्व है, खाम लाता है उसका अलग महत्व है। सभी के महत्व को प्रतिपादित किया गया है और सभी को उसमें अपना अपना स्थान उसमें सुनिश्चित है। क्षेत्रपाल का भी उसमें स्थान सुनिश्चित है। तो ये सारी चीज़ें पहले से सुनिश्चित हैं। चलिए, ये तो हुई राज्य की राजधानी की बात, मतलब बिहार की बात हुई। उत्तर प्रदेश में भी आप देख लें, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, फिर अखिलेश यादव, फिर काफ़ी समय तक पिछड़े वर्ग ने शासन किया है। यहाँ यदि इस प्रदेश की बात करें तो इस प्रदेश में भी काफ़ी समय तक, लंबे समय से माननीय शिवराज सिंह जी जो ओबीसी वर्ग से आते हैं वो मुख्यमंत्री की कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कभी भी जातिगत भेदभाव की बात नहीं की और उन्होंने सभी को साथ लेके चलने के लिए, अब देखिए जैसे महिलाओं की लाडली बहना योजना है, लाडली बहना योजना का लाभ तो मुस्लिम महिलाएं भी ले रही हैं।
दूसरी सवर्ण महिलाएं भी ले रही हैं, सभी ले रही हैं। इसमें तो एक ही आंकड़ा रखा है उन्होंने। शासन का मंशा नहीं है ये, शासन भेद नहीं करता, शासन को भेद करना भी नहीं चाहिए। शासन के तो यदि हमारी 5 उंगलियां हैं हाथ में, तो एक छोटी है एक बड़ी है, दूसरे सभी समान नहीं है, सभी कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 5 उंगलियां काम की नहीं है, इसमें से एक उंगली भी यदि टूटती है या डिस्टर्ब होती है तो सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। तो हमारी मुट्ठी तभी अच्छे से बंधेगी जब हमारी 5 उंगलियां अच्छे से रहेंगी। तो शासन का हम सदैव दायित्व होता है कि सभी का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर वो आगे बढ़े। अब चलिए हम केंद्र की राजनीति की बात करते हैं। केंद्र की राजनीति में अगले वर्गों का कितना शासन रहा? मुश्किल से मैं सोचता हूँ जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री तो बहुत कम समय के लिए रहे। उसके बाद का कालखंड निकाला जाए तो लगभग सभी, मान लीजिए इंदिरा गांधी ने निकाय किया तो वो उस वर्ग में आ गई, मुस्लिम वर्ग से रहीं। फिर उनके पुत्र राजीव खान गांधी उसमें आए तो वो मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते रहे। तो इन्होंने शासन किया, लंबे साल शासन किया। मतदाताओं ने स्वीकार किया, भारत की जनता स्वीकार करती है। यहाँ पे कहीं कोई जाति नहीं देखी गई कि आप किस जाति से, उससे फतवा जारी होता था कि भाई इस अमुक पार्टी को वोट देना है। तो उसमें कोई इस तरह का कोई विषय नहीं था कि भाई क्यों इस तरह से फतवा जारी हुआ या कौन शासन कर रहा है, कभी नहीं सोचा। इंदिरा गांधी को लोग बहुत अच्छा शासक मानते हैं। इंदिरा गांधी ने 1971 का युद्ध जीता, वो बहुत फौलादी महिला थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उनकी बहुत तारीफ़ की है। तो कहीं कोई विवाद उनके बारे में नहीं कहा गया है। जहाँ तक राजीव गांधी की बात है तो राजीव गांधी भी कंप्यूटर युग, नए युग के सृजन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। अब आते हैं मनमोहन सिंह जी आए, तो मनमोहन सिंह जी ने क्या किया? मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, तो देश की इकोनॉमी को उन्होंने गति देने का काम किया है। तो लंबे समय तक 10, 11, 12 साल, 10 साल के आसपास वो अल्पसंख्यक वर्ग से मनमोहन सिंह जी आते थे। देखिए, जाति मुझे नहीं पूछनी चाहिए, मगर जाति की गणना की बात कर रही, इसलिए इस विषय पे मैं आ गया। फिर उसके बाद देखा जाए तो हमारे माननीय नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जी भी पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या मतदाता पिछड़ा वर्ग मान के उनको वोट देता? नहीं, वो सिर्फ मतदाता उनके कार्यों को, उनकी मेहनत को, उनकी लगन को, वो लगातार 20-20 घंटे काम करते हैं। देश को देखो किस स्तर तक उन्होंने पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। तो सभी से उनका कहना भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी को लेके चलते हैं। उन्होंने कभी भेदभाव की बात नहीं की है। कभी देखिए आप स्वच्छता अभियान में स्वयं झाड़ू लगाने लगते हैं, तो ये प्रधानमंत्री झाड़ू लगाता है तो ये उसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि वो झाड़ू लगा रहा, उसका ये एक संदेश देता, हमको प्रेरित करता है कि हम देश को स्वच्छ एवं साफ रखें। और देखिए इसका प्रभाव भी पड़ा है। मैंने देखा है पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, यदि कोई रैपर होता है किसी चीज़ का तो वो अपने पिट्ठू बैग में डाल लेते हैं और फिर जहाँ उनको डस्टबिन मिलता है या घर जाते हैं तो पता चला उनके बैग से, जब उनके पेरेंट्स बैग खोलते हैं तो उसमें कचड़े के रैपर्स बहुत मिलते हैं, तो उसको वो ले जाके बच्चे ही निकाल के सामने जब उनको टोका जाता है तो डस्टबिन में डालते हैं। तो ये एक भावना तो बदली है, नहीं तो लोग गाड़ी चलती थी और रैपर फेंक देते थे, कोई ध्यान नहीं देता था। मगर आज के समय में मोदी जी के करने से देखिए ये एक सुधार आया है। इसको हर किसी को, हर व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई भेद वाली बात नहीं है कि वो बीजेपी का है या कांग्रेस का है। हम बीजेपी यदि सरकार में नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से देश की जनता उनको पुनः भारी बहुमत से पुनः जिताएगी। हमारे जो मतदाता संवाद हमने किया देश में, उसमें भी ये स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है मुझे कि मोदी के अलावा किसी अन्य को प्रधानमंत्री के रूप में अभी देश का जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और तीसरी बार मोदी को पुनः जिताएंगे
तो इसमें अगड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग या SC ST कहीं नहीं है, मुस्लिम्स कहीं नहीं है। ये सभी वर्ग मिलके उनको जिताएंगे और सभी चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने और इसी तरह से देश को आगे बढ़ाएं। मेरा मंतव्य सिर्फ इतना है कि देश की राजनीति को हम आगे ले जाएं, ऊपर ले जाएं, हम देश को नीचे ना ले जाएं। रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट्स की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। जातिवाद ख़त्म करने के लिए जयप्रकाश नारायण जी ने भी वहीं से शुरुआत हुई थी, जब वहाँ के लोग जो है भूमिहार ब्राह्मण्स और कायस्थ लोग हैं, उन्होंने सरनेम लिखना छोड़ दिया। अब गुरु की बात होती है कि जो एक गुरुत्व दायित्व होता है, पहले राजाओं के गुरु होते थे, तो आज की स्थिति में भी गुरु का स्थान जो है परिवर्तित हुआ है। गुरु के रूप में यदि हमने देखा जाए तो गुरु इसलिए होता था कि राजा को सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए प्रेरित करता रहे, दिशा देता रहे, क्योंकि उसका एक ही काम था, पढ़ना पढ़ाना, दिशा देना। राजा के बहुत दायित्व होते हैं, जो शासक होता है उसके पास काम बहुत होता है, वो चारों दिशाओं में हो सकता है कभी भटक जाता है। आज की स्थिति में गुरु कौन है? आज की स्थिति में हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो सेक्रेटरीट में जो अधिकारी हैं, वो आज की स्थिति में गुरुत्व दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। वो वास्तविक गुरु हैं। वो गुरु किस कारण से हैं? क्योंकि उन्होंने एक अथक परिश्रम करके वो एक कंपटीशन को फेस करके उस प्रशासनिक सेवा में आए हैं और प्रशासनिक सेवा का लगातार कार्य करते करते और उसके कार्य करते करते उनको बहुत अच्छा अनुभव है और अनुभव के कारण वो अपनी सेवाएं बहुत अच्छे से कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में देने में सक्षम हैं। तो उनको नियंत्रित करने के, उनको नियंत्रित नहीं कहूँगा मैं, उनको रास्ता दिखाने का काम, गुरु का काम, गुरु का दायित्व निभाने का काम आज की स्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों का है। और यह कहना अत्यंत शर्मनाक है कि हमने जाति पूछी तो मैंने राहुल गांधी की भी जाति पूछूंगा भाई कि आप राहुल खान गांधी हैं, तो वो कहते हैं कि 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं। तो देखिए, जहाँ गुरु की बात होती है तो हमारे संत लोग कहते हैं, जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो जो गुरु है, साधु है, प्रशासनिक अधिकारी क्या है? प्रशासनिक अधिकारी देश के लिए नीतियाँ तैयार करते हैं, रात दिन काम करते हैं। वो अपने लिए काम नहीं करते, वो वेतन भोगी हैं। वो हो सकता है उनको वेतन है, सुविधाएं हैं, तो दूसरे देखने में लोगों को लगता है कि यार वो बहुत मज़े में है, मगर वास्तव में जब आप प्रशासनिक अधिकारी के साथ रहेंगे तब आपको उनकी मजबूरी, वो सो नहीं पाते, उनको टेंशन रहता है, उनको ये रहता है कि हमने जो अपनी जो दिशा और जो हम नियम के तहत काम कर रहे हैं, जो भी हमने प्रोजेक्ट्स बनाए, क्या उसको सरकार पब्लिक के हित में है या नहीं है, और हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसको संविधान सम्मत बना सकेंगे, ये उनका भी ध्येय रहता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बहुत मज़े में हैं, वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। कई बार जब उनको ऐसे काम करने होते हैं जो संविधान सम्मत नहीं होते हैं, तो वो बहुत दुविधा में होते हैं और बहुत कष्टमय जीवन भी उनको जीना पड़ता है और बहुत कष्ट के साथ वो कहीं हस्ताक्षर कर देते हैं, मजबूरन भी करना पढ़ते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं। तो हमको ये सब विषय को समान रूप से सोचना चाहिए। मतदाता समझदार है और मतदाता इस विषय पर ज़रूर विचार करेगा और देखेगा कि कौन सा व्यक्ति, देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके जो चलेगा वही विजयी होगा। यदि भेदभाव की बात करेंगे तो हमारा समाज में सभी लोग हैं। मेरे पड़ोस में कौन रहता है, दूसरे तरफ कौन रहता है, पीछे कौन रहता है, मैं तो मेरे पड़ोस में कोई हरिजन रहता है, पीछे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, एक कोई मुस्लिम्स हैं, तो ये हम रोज़ शाम को बैठते हैं, तो ये कोई विषय नहीं है। तो इस तरह की छोटी बातों करके हमको कुछ हासिल होना संभव नहीं है। तो पुनः मैं मतदाताओं से भी अपील करूंगा कि आप इसको ध्यान दें और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलता है और सबके लिए काम करता है, रात दिन काम करता है, जिसने देश का गौरव बढ़ाया है,
वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसका साथ दें, उसको अपना मतदान में उसके निशान पर चिन्ह लगाकर उसको भारी बहुमत से विजयी दिलाएं। मैं पार्टी की बात नहीं करता, मैंने फिर पुनः एक बार फिर बोलूँगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश का गौरव यदि विश्व में बढ़ाया है, जिस व्यक्ति ने बढ़ाया है उसका साथ हम दें, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। यदि आप लोग सहमत हैं तो आप साथ दें, और नहीं है तो आप, यदि आप देश का डेवलपमेंट रेट्रोग्रेसिव पीछे की तरफ ले जाना चाहते हैं तो आप दूसरे दल का चुनाव कर सकते हैं। ये आपको सोचना है, ये सोचने का बड़ा चिंतनीय विषय है। मैं इसको लगातार इसमें चर्चा करूँगा कि राजनीति का पतन क्यों हुआ, राजनीति इस दिशा में क्यों गई, इस विषय पर मैं लगातार चिंतन करता रहूँगा और आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। छोटे छोटे मुद्दों पर आपसे चर्चा करूँगा। निर्णय आपका करना है, आपको मतदान करना है, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। आपका सभी का मैं पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।